तो 12वें घर का एक पार्ट तो हमने कल पूरा किया और अभी इसको आगे विस्तार करते हैं, क्योंकि 12वां घर की चर्चा इतनी लंबी है कि इसको एक फोल्डर में नहीं समेटा जा सकता। अब हम बात करते हैं ग्रह की, कि 12वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हो तो क्या फल देगा, और फिर उसके बाद बात करेंगे रिसर्च पॉइंट्स की। रिसर्च पॉइंट क्या है? तो सबसे पहले लेते हैं सूर्य को। सूर्य 12वें घर में काल पुरुष की राशि मीन में होगा, जिसका स्वामी गुरु ग्रह होता है, कारक राहु होता है। सूर्य होती है हमारी आत्मा, चंद्रमा मन होता है, सूर्य आत्मा होती है। और आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। अभी आत्मा और परमात्मा यानी वही राधा और कृष्णा, वही गोलोक जो मैंने बताया, बैकुंठ धाम से अलग एक लोक अलग है, सबसे ऊपर। हाँ, तो वो ये घर एक है। यहाँ से पता लगेगा कि बंदे की आत्मा कितनी प्योर रही लाइफ में, अच्छा, और उसका मिलन होगा या नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया था ना, जब ऊपर सतोपंथ से बद्रीनाथ धाम से ऊपर जब यात्रा शुरू करते हैं, अंतिम यात्रा, सतोपंथ स्वर्गारोहिणी नाम है उसका, तो वहाँ पे 2 गेट बने हुए हैं। तो आपको पता लगेगा आपको किस गेट में एंट्री मिलेगी। आपने बताया था। हाँ, एक शुरू में थोड़ा खराब है, तो बाद में बढ़िया है। हाँ, बाकी दूसरा उसका वाइस वर्सा। तो वो आत्मा और परमात्मा की बात हो गई। संसार में व्यक्ति जितना अच्छे काम करेगा उतना परमात्मा के नज़दीक होता जाता है। मीन राशि का सांकेतिक चिन्ह जो है 2 मछलियाँ हैं, जिसका मतलब यह होता है कि जातक भगवान को प्राप्त होगा या मोह माया में फंसा रहेगा। 2 मछलियों का मतलब इसका वो अपन पूछा था ना। हाँ, जितना इंसान अच्छे कर्म करेगा उतना वह गुरु ग्रह को ठीक करता जाएगा, जितना बुरे कर्म करेगा उतना उस कुंडली में राहु से प्रभावित होता जाएगा। यानी अच्छा काम जुपिटर, बुरा काम राहु। दोनों कारक आपने दोनों, हाँ, एक अच्छी गैस एक जहरीली गैस, दोनों साथ साथ। इसलिए इस घर में उपाय के लिए लाल किताब ये लिखती है कि किसी की अमानत में गबन ना करें। अमानत के ऊपर गर्भ गीता में लिखा गया है कि किसी की अमानत में आप खयानत मत करो। जो व्यक्ति किसी की अमानत में खयानत करता है, उस व्यक्ति के बेटे की अर्थी उसके कंधे पे निकलती है। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों के साथ ही ऐसा होता है, हो सकता है इसका बेटा ही अच्छे चाल चलन का ना हो, तो वो एक बात अलग है। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि आपको किसी का दिया हुआ पैसा अगर अमानत के तौर पर पड़ा है तो अपने पास रखना नहीं चाहिए। ऐसा गर्भ गीता में लिखा गया है। किसी के अमानत पे कब्जा नहीं करना चाहिए ना। जैसे कोई दुकान पे कब्जा कर लेता है, घर पे, या किसी का भाई पैसा। मान लो मैं आज मर रहा हूँ, हाँ, मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ, हाँ, मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए बिल्कुल जी, कि सोनू जी ये मेरे पैसे मेरी बेटी को दे दें। हाँ, जो भी ठीक है। हाँ, मेरे जाने के बाद मैंने बेटी को तो ये बात बतानी भूल गया, और आपने 10 लाख रुपए अपने पास रख लिए। आपने कहा ना तो इसकी बेटी को पता है ये बात, ये तो सिर्फ मुझे पता है। अंकल तो बता के आने से, अब अंकल तो बोलने से रहे, तो इसलिए अब इसको कहने की ज़रूरत ही क्या है। अपना काम रखो, अपनी लाइफ तो निकालो यार, अपनी तो बढ़िया चले। अमानत दबा लिया। हाँ, तो 10 लाख रुपए आपने दबा लिए। बार-बार उसको अफेक्ट करेगा। अब कहीं ना कहीं से कभी न कभी कोई आत्मा बोल ही जाएगी आगे कि आपको ये पैसे दिए गए थे। अंदर से आपको हमेशा आत्मा से 2 आवाज़ आती हैं। हाँ, मन उठ कभी उठ सकती जीवन से जी। तो वो हमेशा आपको अंदर से हुक आती रहेगी कि ये जो है गलत कर दिया यार, ये गलत कर दिया। तो वो जो सेकंड थॉट आता रहता है ना, वो एक्चुअली गाइड करता है अपने को। लेकिन आदमी मानने को तैयार नहीं होता। आदमी कहता है जाने दे यार, अपनी अपनी लाइफ तो जियो, आगे जो आगे किने देखा है। अगे आपे लोग 4 आदमी सुट जाने जाके आपा की लेना, सवाल ये है। पर उसके प्राण कैसे निकलते हैं ये वही जानेगा, सवाल ये। क्योंकि उसने अपना 12वां घर खराब कर लिया, तो 12वां घर अपने अंतिम समय दे जी। बस अंतिम समय मीन्स आपने ये लोग भी खराब कर लिया और परलोक भी खराब कर लिया। अच्छा, ये बात है ना, दोनों ही लोग खराब कर लिया आपने। इसीलिए कहते हैं कि जितने आप बुरे कर्म करोगे उतना आपका 12वां घर खराब होता जाएगा। राहु की उसमें वो जो है ना उपस्थिति बढ़ती जाएगी। उपाय के लिए इसमें लिखा है कि आप गबन ना करें, किसी की झूठी गवाही ना दें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका 12वां घर जो है ख़राब पोजीशन में पहुंच जाता है। देन राहु शनि का बुरा प्रभाव जब दोनों का यहाँ पे पड़ता है तो आँख की रोशनी भी ख़राब कर देता है, क्योंकि 12वां घर आँख भी है। कौन सी आँख है ये? लेफ्ट आई। लेफ्ट आई, और राइट आई सेकंड। अब राहु शनि अंधेरा है, दोनों अंधेरे हैं। ये सूर्य प्रकाश है,
इस कारण राहु शनि के प्रभाव बढ़ने से क्या होगा, अंधेरा छा जाएगा और जातक की आंख की रोशनी खराब हो जाएगी। अब कितना गहरा विश्लेषण है ये, बिल्कुल जी। कहाँ कुंडली, कहाँ राहु, कहाँ शनि, कहाँ अंधेरा, कहाँ रोशनी, कहाँ आंख। का लॉजिक वाई बिल्कुल सेट है। लॉजिक वाइज सेट है। दाई बाई आंख है और यहाँ अंधेरा कर दिया, मतलब रोशनी तो आंख की कई इफेक्ट सारे अंधेरा बढ़ा लिया ना आपने, उस चीज़ का इफेक्ट बढ़ा लिया ना ये बात। जिस जो हाउस ਦਾ मालिक है उस चीज़ से सारे का इफेक्ट होएगा। आंख होता एक चीज है जी इससे। और सूर्य को प्रकाश का कारक माना गया। जातक अपने मकान के बीच में इसलिए कहते हैं आंगन रखे, पहले रखते थे लोग, बीच में आंगन रखने से सूर्य का प्रकाश आएगा, तब आपके घर में प्रकाश आएगा। पुराने घरों में वेड़े, पंजाबी कहते हैं वेड़े होते सी, साइड से और कमरे बीच में एक छोटी सी मिट्टी की छोटा सा एक चकोर सा भी होता है जिसमें तुलसी या कोई चीज़ भी लगा देते थे। ब्रह्म स्थान है वो। ब्रह्म स्थान, वो मिट्टी होती, शुक्र की मिट्टी थी वो, हाँ तो वो भी रखते थे। वहाँ वो लाइट आती थी ऊपर से सूर्य की, अच्छा जी। मिट्टी शुक्र की होती थी, पौधा वनस्पति था, बुद्ध। ठीक है जी। तो एक जवानी सी घर में रहती थी, तरुणाई रहती थी घर के अंदर। अब आजकल तो फ्लैट संस्कृति आ गई, पता ही नहीं ये कमरा है, साथ में ये बाथरूम बना हुआ है। अब वो आपके ईस्ट को ख़राब कर रहा है, नॉर्थ को ख़राब कर रहा है, आपको पता ही नहीं। ठोक दिया बस, फ्लैट वालों ने पैसा कमा लिया। आपकी संतान कैसी होगी, कितनी तरक्की करेगी, ये भी इसी से पता लग गया, क्योंकि बीच का स्थान ब्रह्मा जी महाराज का है। ये भी बात कर रहे थे अपने, जो संसार को पैदा करते हैं। अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें तो बीच में सूर्य का प्रकाश आएगा तब सभी कमरों में रोशनी जाएगी। हमारी नाभि शरीर के बीचों बीच भाग में है, इसलिए यह स्थान ब्रह्म स्थान माना गया, ये वाला स्थान नाभि का। शरीर का बीचों बीच यहाँ पे जो है आपको चक्र उसने बताए थे ना, 7 चक्कर। पहला मणिपुर, याद नहीं वैसे तो, याद तो नहीं है। पहला मूलाधार, हाँ दूसरा स्वादिष्ठान और तीसरा मणिपुर, ठीक है जी। चौथा फिर अनाहत, पांचवा फिर विशुद्धि, छठा फिर आज्ञा और सातवां सहस्त्रार। तो मणिपुर चक्र जो है यहाँ पे इफेक्ट होता है नाभि के पास। नाभि पे। हाँ, और ज़्यादातर आप जितने भी शब्द बोलते हो आपके नाभि पे अटैक करते हैं, जो मैंने मंत्रों को बताया आपने बताया। हाँ, तो गुरु ग्रह का निवास यहाँ पर है, नाभि के पास ही। इसलिए लाल किताब ये लिखती है कि अपने माथे और नाभि पर केसर लगाएं। ये उपाय मैं बहुत करवाता हूँ। केसर से गुरु अच्छा होगा जी। हाँ, तो येलो है बोल रहे ना, केसर गुरु है और जातक की नाभि भी गुरु है। अब नेवल पार्ट भी गुरु आ गया और केसर भी गुरु आ गया, इसलिए गुरु को गुरु से मिलाया गया। फिर गुरु शक्तिशाली होकर अच्छा फल देना शुरू कर देता है। अब जिनके पेट खराब है, कोई और परेशानी है, तो अगर ये इलाज करते हैं तो उनका बड़ा फर्क पड़ता है। अंकल जी मान लो अपने को कुंडली नहीं है, वैसे भी अपन तिलक लगाने दे कह दिए, क्योंकि तो शुभ ग्रह ने बुरा तो कर देनी चाहिए। नहीं, बुरा तो करेंगे नहीं, तो जनरल उपाय तो करवा सकते हो, चाहे कुंडली में 8वें के स्वामी हो, 7 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सामने अपने तुलसी का एक पेड़ लगाया है, एक केले का पेड़ लगाया है, एक मोरपंखी लगाई है, उसके रीजन वो तो अच्छे फल देंगे, खराब थोड़ी करेंगे। हाँ, वो अगर वो 6ठे का स्वामी है तो वहाँ अच्छा फल दे देगा। बिल्कुल। हाँ, ये बुरी गुस्सा नहीं करते जल्दी हो। हाँ, जीवन में उन्नति के लिए बीच में आंगन और नाभि जितनी साफ स्थिति में रहेगी, जातक का जीवन उतना ही अच्छा होता है। चंद्रमा को प्राचीन ज्योतिष ने 6ठे, 8वें और 12वें घर में अच्छा नहीं माना है। शादी के समय जब दिग्बल देखा जाता है तब चंद्रमा की स्थिति 4थे, 8वें और 12वें घर में खराब मानी जाती है। और हमारा ज्योतिष भी ये लिखता है कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम या 12वें घर में, जातक पानी में डूब सकता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में तो भी पानी में डूब जाता है। ये प्रत्यक्ष बात जो है, मैंने एक उधर फोरकास्टिंग की थी, उसके बच्चे पे लागू हुई, मेरे खुद के बेटे पे लागू हुई है। खुद का बेटा एक छोटा था, एक शादी में गया तो वो एक दूध से भरा हुआ एक वो बड़ा सारा टब सा रखा था, उसके ऊपर कपड़े से ढका हुआ था, उसको पता नहीं था। वो उसके अंदर बैठ गया ऊपर, बैठते दूध में डूब गया वो। शुक्र ये था कि वो दूध ठंडा था अभी, अगर वो गर्म दूध होता तो उसके छाले पड़ जाते। तो जैसे ही उसके ऊपर बैठा वो अंदर डूब गया तो एकदम यूं यूं करने लगा, तो उसको बाहर जाके निकाला भाग के। तो मेरे एकदम वो स्ट्राइक करा, मैंने कहा ये तो नीच का चंद्रमा, इसका बच गया ये। कोई ग्रह और सपोर्ट कर रहा होगा, कोई सपोर्ट कर गया, बच गया जी। तो प्राचीन ज्योतिष की आप बात कर रहे थे, फिर बच्चे की बात भी हो गई। अब चंद्रमा को कहते हैं मन का कारक माना गया, धन जायदाद का कारक माना गया। जिसका चंद्रमा क्षीण है, वही जो मैं बता रहा हूँ अभी, उसके बचपन का सुख छीन लेता है। लेकिन फल सिर्फ चंद्रमा के 12वें की स्थिति पर ही। अगर चंद्रमा शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो या मित्र राशि में हो तो फल में बदलाव भी आ जाता है। और 12वें घर का चंद्रमा पूजा पाठ भी करवाता है।
अनुभव में हमने ऐसा भी देखा है कि चंद्रमा 12वें घर में हो तो वह अपने बचपन में ही घर से दूर चला जाता है। 12वां घर खर्चे का है, इसलिए खर्चा अच्छे काम पर करता है। लाल किताब ये लिखती है 12वें घर के बारे में कि जब तक अपने घर की छत के ऊपर बरसात का पानी कायम करे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कायम करे, रखे, हाँ जिससे उसका मन डामाडोल ना हो। एक बाल्टी में रख लो, मटके में रख लो, बोतल भर के रख दो। हाँ, कई बार हम बरसात का पानी इकट्ठा करवाते हैं। ये चंद्रमा को ठीक करने के लिए। हाँ, चंद्रमा को शक्तिशाली बनाने के लिए घर की छत के ऊपर बरसात का जल कायम करने से मन शांत रहता है और कामकाज में अच्छा मन लगता है। और 12वें घर में हमने, अच्छा आपने ये भी देखा होगा, आपको शायद पता नहीं होगा, आप ज्योतिष पढ़ोगे तो सूर्य जब भी आर्द्रा नक्षत्र में आता है ना, आर्द्रा शायद राहु का ही नक्षत्र है मेरा ख्याल, राहु का ही है। राहु का ही ना, मैं हाँ। तो उससे वो उसकी कुंडली बनती है, आर्द्रा नक्षत्र की कुंडली बनती है। तब आद्रा पे आ जाएगा। हाँ, ठीक है। कुंडली बनने से पता लगती है कि इस साल बरसात कैसी हो, अच्छा, कितने मात्रा में पानी पड़ेगा, कितने मात्रा में धन धान्य होंगे। तो ये इस तरह से आप ये पंचांग उठा के देखोगे ना तो और किस महीने के देखना चाहिए वैसे? ये अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल अप्रैल मई के आसपास ही ये आर्द्रा नक्षत्र में आता है सूर्य। हाँ। इस बार वैसे मानसून मंदा बता रहे हैं जी, साइंटिफिकली तो। क्या इस बार आद्रा पे तो जब आएगा तो वो तो हर साल ही आद्रा पे आएगा, तो अच्छा। हर साल ही तो बरसात का मानसून का उसी से पता लगता है भाई। नहीं तो वो अच्छे बुरे का कैसे देखें? तो वो कौन से सूर्य कौन से नक्षत्र पे है उससे पता लगेगा बुरा है कि अच्छा। इस सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र तो है ही, सूर्य का मतलब क्या संबंध है आर्द्रा नक्षत्र में, कौन सी डेट को आ रहा है, वो उसमें नक्षत्र कौन से चल रहे हैं वो देखना पड़ेगा ना। ये आर्द्रा नक्षत्र का मैं आपको पंचांग देख के अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इस तरह हो सकता है कल जो नववर्ष शुरू होता है उदो आद्रा तो नहीं देखते हो नहीं साहब। हाँ, वो नववर्ष ही लगता है ना उसमें। हाँ, नववर्ष को आद्रा के कितने मतलब कैसे बैठा है? हाँ, आर्द्रा नक्षत्र के बारे में एक मिनट आपको मैं इसमें अगर मिल जाए मेरे को तो मैं आपको देख के बता देता हूँ। अभी इस पर पूरा पेपर था मेरा, मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर। अच्छा जी। खैर ये इसको अपने बाद में डिस्कस करते हैं, इसको मैं आपको देख के बताता हूँ इसको। अंकल जी जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ऐसे बात देख रहा हूँ चल। हाँ, वो टॉपिक अलग हो गया ना। अब कहते हैं कि 12वें घर का कारक राहु माना गया, मंगल देवताओं का सेनापति है, जबकि राहु राक्षसों का सेनापति है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। राहु मंगल से डरता है, इसलिए जब राहु के घर में मंगल बैठा होगा तो वह मंगल चुप हो जाता है लेकिन गुम नहीं होता। लाल किताब ये लिखती है कि राहु 12वें घर में बैठ जाता है तब राहु कहीं भी बुरा प्रभाव नहीं करता, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव तो ये भी हमने देखा है कि राहु अपनी निजता छोड़ता नहीं, कहीं ना कहीं तो नुकसान करता ही है, अपनी स्थिति के अनुसार कष्ट देता मंगल का है। तो नहीं बता रहे, बीच में सिर्फ राहु की बात ही कर चल रही है यहाँ के लिए। नहीं, मंगल की बात हो रही है अभी बात मंगल की कर रहे हैं हम। और नहीं, राहु का जैसे बीच में आया था, अभी राहु यहाँ बैठा हो तो अच्छा मंगल भी साथ हो। मंगल 12 में बैठ गया तो राहु कारक है ना। अच्छा जी, ठीक है तो सर। मंगल से राहु डरता है, ये बता रहा हूँ। ठीक है। अपनी स्थिति के अनुसार करते थे। मंगल के 12 में बैठने से जातक मंगलिक बन जाता है। अब हमारा ज्योतिष क्या लिखता है कि जब 1, 4, 7, 8 घर में मंगल बैठता है तो मंगलिक होता है, या 12वें घर में भी। लेकिन ये नई रिसर्च ये भी है कि दूसरे घर में मंगल हो तो भी जातक मंगलिक होता है। मंगल को ज्योतिष में खून माना गया है और कुंडली मिलाने का मतलब यह है, अब आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुंडली मिलाने का मतलब यह है कि लड़की लड़के के खून समूह यानी ब्लड ग्रुप कैसे हैं। कुछ लोग ऐसे ही घर में चंद्र गुरु शनि राहु के बैठने से मंगलिक दोष भंग मानते हैं। ये बात फैक्ट है। एक आपका 12वें घर में मंगल बैठ गया तो दूसरी कुंडली में राहु बैठा तो वो दोष भंग हो जाता है। 12वें में। हाँ। अच्छा। अब आपका सॉफ्टवेयर चाहे कुछ भी लिख दे, वो तो लिखेगा लड़की मंगलिक का लड़का नहीं है, तो लेकिन वो दोष कट गया, वो आप कैसे मिलाओगे? वो तो मैनुअली मिलाना पड़ेगा आपको। सारा काम सॉफ्टवेयर नहीं करते हैं, सारा काम मैनुअल कैलकुलेशन। इसलिए ज्योतिषी की वैल्यू है ना अभी भी। नहीं तो ज्योतिषी की वैल्यू खत्म हो जाए, सारा काम कंप्यूटर कर दे, वो कैलकुलेशन तो थोड़ी करता है वो। ये 12वें बाप लागू होगा कि कितने भी लागू हो जाएगा? किसी भी जो दूसरे पहले थे भी, चौथे थे, सप्तम सब पे लागू होगा, पंचों घर सब पे मंगल दोष इस तरह से कटेगा। आप भाव टू भाव मिलान करना जरूरी है। मिलान के टाइम मेलापक सारणी करोगे जब, ये एक अलग चैप्टर आएगा। देन दक्षिण भारत में दूसरे घर में मंगल बैठा हो तो उसको मंगलिक माना गया। ये पॉइंट मैंने आपको कई बार हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि वह पति पत्नी कुंडली से अष्टम हो जाता है। मंगल लग्न में बैठकर चौथे, 7वें और 8वें को खराब करता है। चौथे में बैठ जाए तो चौथी दृष्टि से 7वें को पीड़ित करेगा। 8वें बैठ जाए तो आयु खत्म करता है, कोई ना कोई शारीरिक कष्ट जरूर देता है। इसलिए हर लगन के लिए मंगल फल खराब नहीं करता। कुछ लोग चंद्रमा से भी मंगलिक का विचार करते हैं। 12वें घर में मंगल का फल, इसलिए मंगल मित्र राशि में हो तो शायद कुछ कम खराब करता है।
लेकिन मंगल के लिए ये भी लिखते हैं कि जातक के जन्म के बाद धन घर में बढ़ता जाता है। अनुभव में हमने ये देखा है कि गुरु के घर में यदि मंगल होगा तो धन जायदाद का कारक होता है। गुरु मंगल के उपाय के तौर पर जातक मीठा डालकर रोज़ सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और अपने घर में कोई औजार या हथियार ना रखे, साफ़ सुथरा रखे, तो उसका 12वां घर मजबूत हो जाता है। 12वें घर में मंगल के जाने से भाई के सुख में कमी होती है। जातक अपनी शक्ति बुरे कामों में लगा सकता है। मंगल ताकत और शक्ति का कारक है, इसलिए झूठी अफवाहें भी उस व्यक्ति के बारे में फैलती रहती हैं अगर 12 मंगल हो तो। अब बात करते हैं बुध की। मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है और गुरु का शत्रु है, इसलिए लाल किताब में बुध को इस घर में सबसे ज़्यादा वर्स्ट माना गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जेल करवाता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। बुध के बैठने से कौन सा बन गया? गुरु पैतृक ऋण का कारक हो गया। संसार में जिसके पास जितनी अधिक बुद्धि होगी वह ज़्यादा उतना धनवान और सम्माननीय होगा तथा उसको अपने जीवन में सब प्रकार की सुविधा मिलती है। लेकिन जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, दुनिया उसको पागल कहती है। कई पैसे वाले हैं, कंजूस होते हैं, लोग कहते हैं पागल है, मरेगा सारा, कर्जा खर्च ही नहीं करते कहीं। और ऐसा भी अनुभव में देखा है कि बुद्धि के बल से संसार इस लोग में राजा महाराजा बन गए। और कई राजा महाराजा के पास संतान के पास बुद्धि नहीं थी तो उनका राज्य बर्बाद भी हो गया। 12वें घर में अकेला बुध होगा तो फल कुछ और होगा। यदि सूर्य या किसी ग्रह के साथ होगा तो फल कुछ और होगा। बुध के खराब होने से दांत खराब, नर्वस सिस्टम खराब, बहन बुआ मौसी की खराबी, सब चीज़ें वही बुध वाली सारी आ जाएंगी। तो फलादेश करते समय ये ध्यान रखो, आपके 8वें और 12वें घर का ग्रह आपस में शत्रु है तब फल खराब ही मिलेगा। इससे बचने के लिए क्या करें? नाक छिदवाकर 100 दिन तक चांदी धारण करो। किसी परेशानी से ना घबराएं, बल्कि कष्ट के समय ये सोचो कि संसार में जो कुछ घटित हो रहा है भगवान की आज्ञा से ही हो रहा है। गरीब स्कूल के बच्चों में कापियाँ पेन वगैरह ये बांटेंगे, स्टेशनरी यानी गुरु का सामान, तो या फिर बहन बुआ मौसी को उनको दान करेंगे तो भी जो आपका 12वां घर सही हो जाएगा। कोई मांगने आ गया खाली हाथ नहीं जाए तो भी 12वां घर सही आ गया। 12वें घर में अगर गुरु आ गया तो सही कामों पे खर्चा होगा, जैसे धर्मशाला, मंदिर, मकान, दुकान बनवाना, शादी ब्याह पे खर्च करना, परोपकार के काम करना इत्यादि। अब एक काम हमने और भी बोला था कि 8वें घर में गुरु आ जाए या शनि आ जाए तो उसको धर्मशाला वगैरह मंदिर वगैरह नहीं बनवाना चाहिए। ये लाल किताब की हिदायत है। वो भी नुकसान करते हैं। ये क्यों का इसलिए वैसे जी 8वें घर में वैसे ये उससे 12वां घर इफेक्टेड होता है, आपकी जो मौत का सामान बढ़ जाता है वो नहीं बनानी चाहिए आपको। इसकी चर्चा मैं अगले चैप्टर में करूँगा। जैसे छठे घर में हम बोलते हैं ना आपको पानी का दान नहीं करना, छबील नहीं लगानी, वैसे 8वें घर में आपको धर्मशाला नहीं बनवानी। इस हिसाब से गुरु 12वें घर में से शुभ खर्च होगा। 12वां घर मोक्ष का है और मोक्ष की प्राप्ति अच्छे काम से होती है, इसलिए 12वां घर जो भी हो उसके उपाय आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। गुरुवार के दिन आप कर सकते हो पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाओ। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जलाओ तो तंदुरुस्ती और दिमाग दोनों ही अच्छे रहते हैं। शुक्र 12वें घर में उच्च का हो जाता है। ऐशो आराम वही व्यक्ति करेगा जिसके पास सुख सुविधा होगी। शुक्र को गाय और पत्नी माना गया, इसलिए जातक की पत्नी भाग्यशाली होगी, शादी के बाद उसकी उन्नति होगी। तो जितनी आप गाय की सेवा करोगे, पत्नी को खुश रखोगे, उतना आपका शुक्र बढ़िया रहेगा। 12वें घर में शनि की बात करें तो यह गुरु की राशि में आ गया। गुरु पूजा पाठ तपस्या त्याग है, तो शनि है दीन और गरीब, इसलिए गुरु और शनि के मिलने से जातक परोपकारी और त्यागी बन जाता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, जिसे सन्यासी कहते हैं। जो मैं प्रवज्या योग बताता हूँ यही है। ऐसा जातक संसार की मोह माया छोड़ देता है और संसार के धन से दुखी होकर अंत में संत बन जाता है। ये कितनी बार खबरें आती हैं कि एक जैन व्यक्ति था, उसने अपनी 100 करोड़ की संपत्ति छोड़ दी और वो जैन उसके समूह में मिल गया, साधुओं में। वो यही योग है, गुरु शनि का जी है ना। हाँ। ये योग 9वें में हो तो भी ये संन्यास योग बनता है, 12वें में हो तो भी बनता है। ऐसा जातक गरीब होगा, उसे धन जायदाद से इतना लगाव नहीं होता। 12वां घर अस्पताल, कोर्ट कचहरी, जेल खाने का भी होता है, तो इसलिए जातक मांस, शराब, अंडे वगैरह से परहेज करे तो इन चीज़ों से बचा रहेगा। अगर शनि शत्रु राशि का शत्रु ग्रह से प्रभावित, अब जातक का मकान नहीं बनेगा और टांगों में कुछ कष्ट होगा, इसलिए परोपकार के काम करना जरूरी है। राहु 12वें घर में आ गया तो गुरु की राशि में आ गया। राहु नीच का होता है। जब राहु तीसरे छठे में हो तो राहु का फल अच्छा माना गया है। 12वें घर में शैया सुख को खराब करता है, रात को नींद नहीं आने देता, बुरे स्वप्न आते हैं, जिसको जकड़ जाता है स्वप्न में आदमी, वो भी ऐसे सपने भी आते हैं। सांपों के सपने बहुत आते हैं और जातक का पैसा फिजूल में खर्च होता है। अब लाल किताब ये लिखती है कुछ सौंफ लाल कपड़े बांधकर जहाँ सोता हो
जातक अपने तकिए में सील है सौंफ, सौंफ। और वही तकिया अपने प्रयोग में लाए जिससे फिजूल के नुकसान होने से बच जाएं। और ये मैंने आपको एक बार बताया भी था शायद, तकिए में सौंफ और चीनी भर लो बताया था तो आपके बच्चे के लिए ठीक रहता है, संतान के लिए। जातक के नाखून झड़ना शुरू हो जाएं तो यह मंदे राहु की निशानी होती है। किसी गरीब की कन्या में शादी की कन्या की शादी में आप मदद करोगे तो राहु का बुरा प्रभाव खत्म होता है। कर्जा नहीं चढ़ता, एक काम और बहुत बढ़िया पॉइंट है कि रसोई में बैठकर रोटी खाओ तो आपका हिम्मत और हौसला बुलंद रहता है, कर्जे नहीं चढ़ते। 12वां घर अचेतन मन का है, यानी एक तो कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड का, ये सब कॉन्शियस माइंड का है। इसलिए जातक अपने जीवन में जितना धनवान बनना चाहता है, राहु को दिमाग की लहर माना गया। कई बार दिमागी परेशानियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि रात को जातक अपने बिस्तर पर सोने जाएगा तो बुरी बातें सोचकर उसे नींद नहीं आती, इसलिए सोते समय उसको कोई मंत्र जाप करके फिर सोना चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हैं इस संसार में ना तो ज्ञानी है और ना ही पागल है। जिसको भगवान राम जिसमें जैसे बना देते हैं वो वैसा ही काम करने लग जाता है। और अनुभव से भी हमने ये देखा है, कई बार जज, मंत्री, अधिकारी ऐसा काम कर बैठे हैं जो एक पागल व्यक्ति करता है, और कई बार एक पागल व्यक्ति ऐसा काम कर जाता है जो विद्वान भी नहीं कर सकते। इस संसार में जो कुछ हो रहा है सब भगवान की आज्ञा से ही हो रहा है। अब केतु की बात करते हैं। केतु इस घर में 12वें आके उच्च का हो जाता है, और वैसे भी गुरु के घर में है तो इसका पुत्र के समान है, इसलिए नुकसान करने की उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है, और इसलिए इसको मोक्ष का कारक भी माना गया है। तो यहाँ लाल किताब ने केतु का उपाय गुरु से कराया, राहु का उपाय बुध से करवाया, यानी दूसरे ग्रह से उपाय करवाया। 12वां घर मोक्ष का, केतु मोक्ष का कारक है। जातक का चरित्र जितना अच्छा होता है उतनी तरक्की करता है। केतु संतान का भी कारक है। केतु 12वें घर में अच्छा हो तो संतान की जन्म के बाद व्यक्ति तरक्की करता है। 12वां केतु विदेश यात्रा भी कराता है। अगर जातक दूध में मीठा डालकर अंगूठा चूसे तो अच्छा फल देता है। अनुभव में मैंने ये भी देखा है कि जितना बड़ा अंगूठा होगा जातक की तंदुरुस्ती और धन जायदाद उतनी अच्छी होती है ये अंगूठा। लेकिन अंगूठे के बारे में ये भी है कि अगर ये अंगूठा मोटा और फ्लैट हो तो आपने वो बताया तो मर्डर भी कर सकता है। हाँ, उसको गुस्सा बहुत आएगा। कुत्ते की सेवा करो, उससे आपका केतु ठीक होगा। तो इस तरह से ये मतलब 12 ग्रहों की एक चर्चा आ गई कि कौन से ग्रह क्या क्या बैठ के करते हैं। अब जब नए रिसर्च के पॉइंट की बात करते हैं तो 12वां घर हमारे मस्तिष्क में अचानक पैदा होने वाले जो विचार हैं, वही बात अभी मैंने सबकॉन्शियस माइंड बोला था ना, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ से पता लगती हैं। जो विचार हम खुद नहीं सोचते बल्कि एकदम अचानक आते हैं, आइडिया आ गया ये कर लेते हैं, तो वो 12वां घर है। ये वो राहु का आपने बताया उसी कारण है जी। राहु की लहरें, राहु की तो लहरें उठेंगी। सोच रहा है। हाँ, बैठा एकदम आदमी प्लान करता है। हाँ भाई आर्किमिडीज भी तो खोज रहा था ना, बैठे कुछ नहीं मिल रहा था कई सालों से, और एकदम दिमाग में आ गया तो बाथरूम में नहाने के लिए भागा तो उसको यूरेका बोला कि क्या हो गया, कि मुझे उस मिल गया जो फार्मूला चाहिए तो मिल गया। उसके दिमाग में एकदम वो सिद्धांत आ गया जो वो देना चाह रहा था। आर्किमिडीज का कई बार आते हैं, यूरेका कह के बाथरूम में घुस गया वो। अच्छा, तो वो एकदम विचार आया। न्यूटन कई सालों से प्रयोग करता रहा, बैठा ही था, सेब गिरा तो बस वो पूरी दुनिया बदल गई उसकी। आइंस्टीन बैठा था, उस आइंस्टीन का तो कहते दिमाग इतना डल था, अच्छा, हाँ। चलता ही नहीं था, फेल होता था गणित में। अच्छा। बचपन में तो आप इसकी हिस्ट्री पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो, और ये चला तो जब ऐसा चला कि आइंस्टीन के सिद्धांत आज भी माने जा रहे हैं। E=mc² वगैरह शायद उसी के सिद्धांत हैं, आइंस्टीन के सिद्धांत ही हैं। हाँ, तो इस घर का किसी को आशीर्वाद या श्राप देने का संबंध भी होता है। इस घर की हालत अच्छी होने से व्यक्ति किसी से आशीर्वाद देगा, किसी को देगा तो उसका पूरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन इस घर की हालत अशुभ होने से यदि वो श्राप दे देगा तो बुरे शब्द की संभावना भी बढ़ जाती है। वही बात है, काली जबान वाली बात आती है कि दूसरा और 12वां घर दोनों देखने चाहिए। ये बोलने से पहले सोचना चाहिए इसको क्या कह रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ मकान के अंदर के हिस्से की। तो अपने घर के अंदर कितनी रौनक होगी, कितनी खुशी से बसा हुआ घर होगा, ये इस घर से ही पता लगता है। अशुभ अगर यहाँ पे आपके ग्रह बैठे हैं कोई तो आपका घर वीरान हो जाएगा। इस घर का संबंध हमारे सोच समझ कर बिना सोचे समझे कि ये खर्चे से भी है, यानी इसको अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब आजकल की लड़कियाँ हैं, कोई मॉडल बनी फिर रही है, कोई एक्ट्रेस बनी फिर रही है, जेब में पैसे हैं नहीं है, पता नहीं कहाँ से आते हैं, लेकिन वहाँ जाएंगी शॉपिंग करने तो ये भी ले लो, दिस वन करके दुनिया भर का खर्चा करा देंगे। पता नहीं पैसे डायरेक्टर के लग रहे हैं या प्रोड्यूसर के लग रहे हैं। तो वो सारा अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है।
नहीं है तो भी क्रेडिट कार्ड आजकल जेब में रखा होता है, चलो 70,000 तक तो शॉपिंग कर ही लो, पैसा कैसे उतरेगा देखेंगे, आगे देखेंगे। तो ये जो क्रेडिट कार्ड की एक फैसिलिटी दे दी गई है ना, ये एक तरह से राहु को बढ़ा रही है। हाँ बिल्कुल जी। राहु का प्रभाव बढ़ा, इसलिए क्रेडिट कार्ड रखना ही चाहिए। डेबिट कार्ड रखने में कोई नुकसान नहीं है। डेबिट कार्ड तो है आपकी जमा पूंजी, ठीक कि है। आपके खाते में 50,000 तो 50 ही निकलेंगे। क्रेडिट है आपके खाते में 50,000, आपने 70 और खर्च कर लिया, हाँ तो आपके ऊपर तो कर्जा चढ़ गया, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो। पुराने ज्योतिष में इसको खर्चे का घर भी कहते थे, और फिजूल खर्ची और कंजूसी कितनी है वो भी इस घर से पता लगता है। दूसरों की खुशामद और चापलूसी हम कितनी कर सकते हैं ये भी इस घर से पता लगेगा। इसके साथ ही हमारी दूसरों की नज़रों में बदनामी या हम सम्मान मिलेगा ये भी इस घर से पता लगेगा। उम्र के हिस्से की बात करें तो यह भाव वानप्रस्थ, ये मैंने वर्ड कल बोला था, वानप्रस्थ का है, यानी वो अवस्था लाइफ की जब आदमी 50 से 75 साल की उम्र से संबंध रखता है। तो किस्मत के संबंध में अगर मैं बात करूं तो भाग्य के अनुसार कितना सुख दुख भोगेंगे, कितनी ऐशो आराम बेआरामी होगी, वो सब इसी घर से पता लगेगा। भोग के साधन आपके पास क्या होंगे, गरीबी है अमीरी है, ये सारी इसी घर से पता लगेगी। अंकल जी, आपने वो पहले एक पॉइंट बताया कंजूस वाला, या फिजूल खर्चा है तो उसका 12वां घर खराब है। हाँ, अगर कंजूस है व्यक्ति, सोच समझ के लगा रहा था, इसका मतलब उसका 12वां घर ठीक है, 12वां हाउस। अगर वो कंजूस है तो इसका मतलब वो पैसे को कितना संभाल के रख रहा है, हाँ मतलब उस पैसे को यूज़ ही नहीं कर रहा, अपने ऊपर भी यूज़ नहीं कर रहा। कंजूसी का मतलब ये हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कंजर्वेटिव कितना हो गया, बिल्कुल कितना अपने पास रख रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। कोई भाई खर्चा तो कराएंगे आपके 12वें घर में राहु शनि वगैरह बुरे ग्रह, हाँ लेकिन मान लो सौम्य ग्रह बैठ के, चंद्रमा बैठ के, हाँ वो अच्छी जगह भी खर्चा कराते हैं। हाँ लेकिन कुछ ग्रह इस तरह से होते हैं कि आदमी की जो लगन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लगन कैसी है। ठीक है जी। उसका लगन, दूसरा घर और 12वां घर, 3 चीज़ें आप देख लो तो आपको पता लग जाएगा कंजूस है या क्या है। ठीक है जी। तो वो कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वो वाली बात है। ठीक है जी। तो वो आपको दूसरा घर भी देखना पड़ेगा, लगन लगन भी देखनी पड़ेगी, और 12वां घर भी देखना पड़ेगा। ठीक है। दिशाओं की बात करते हैं तो यह घर दक्षिण पूर्व का कारक है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का स्वामी शुक्र होता है वास्तु में। धन के बारे में इस घर का विशेष संबंध है। हम स्त्री से या स्त्री अपने पति से किस मात्रा में सुख लेगी, ये संबंध भी इसी से पता लगते हैं। 12वां घर जीवन से चले जाने यानी आखिरी वक्त या कूच करने का वक्त होता है, बाहर जाने का रास्ता यही होता है। इसलिए जीवन में या अगले जन्म में अपने जीवन को कैसे जिएंगे या भोगेंगे ये भी यहीं से पता लगेगा। यह हमारे सपनों का घर भी है, ड्रीम्स कैसे आएंगे, क्या क्या सपने हम लेते हैं। आराम करने का घर भी है। दुनियावी संबंध में यह घर हमारे पड़ोसी से संबंधों का कारक भी है। पक्षियों के जानवर की बात करें तो यह घर बिल्ली, चमगादड़ और मछली से संबंध रखता है। इस घर को साधु या समाधि भी कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समाधि, समाधि जो है कि आपका समाधि तब लगेगी तभी मोक्ष होगा, सीधी सी बात तो ये है। इस घर की अच्छी या बुरी स्थिति अनुसार किस हद तक अपने ध्यान में यानी मेडिटेशन आप कितना कर सकते हो, ये आपको इसी घर से पता लगेगा। मेडिटेटिव पावर कितनी है आपकी। अब मान लो इस घर में राहु है तो आपका मेडिटेशन मन लगेगा नहीं, विचार कहीं और मन जाएंगे। भटकाएगा विचार। गुरु पड़ा है तो आपके बहुत बढ़िया विचार रहेंगे। ये वही आगे की लहर गति, मतलब दिमाग कहाँ है। राहु तो लहर है ही। हाँ, अच्छा ग्रह बैठा है वो बिना फालतू इधर उधर। यानी कि हमें कितना साधुपान हो सकता है इसी घर से पता लगता है। रात के समय अपने जीवन में कितना आराम पाएंगे ये भी इस घर से पता लगेगा। अब बात दरख्तों की करें तो यह छिलकेदार दरख्तों का कारक है। ऐसे दरख्त जिनमें छिलके का संबंध हो, उन दरख्तों का छिलका किसी हद तक हमारे जीवन में काम आएगा या नहीं ये भी इससे पता लगेगा। पड़ोसी कैसा होगा ये भी इस घर से पता लगेगा। जिस्म के हिस्सों की मैं बात करूँ तो हमारे शरीर की हड्डी और सिर का कारक है। हमारे पाँव में गैस और बादी का कारक भी यही घर है, 12वां घर पाँव में। इस घर का कारक ग्रह बृहस्पति है और साथ में राहु को होने से भी इस घर का कारक माना गया। राहु यहाँ ग्रह फल का और बुध यहाँ राशि फल का ग्रह माना जाता है। तो ये संक्षेप में 12वें घर का हो गया। अब इसमें कोई आपकी क्वेरी 12वें घर में कोई बच गई है तो आप देख लो। अंकल जी ਆਪਾਂ वैसे टोटली लास्ट हाउस ही गए ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ग्रह बैठा हो तो उनके फलित दसे जा रहे हैं। अगर दृष्टि हो तो फलित में कितना कमी आ जाती है। दृष्टि हो तो 60-70% तो फल मिलता है 60-70% फल मिलता है। 12वें घर पे। अब छठा घर में गुरु बैठ के अगर 12वें घर पे दृष्टि दे रहा है, हाँ, अच्छी राशि वो तो अमृत बरसेगा ही ना। हाँ, वो तो अमृत बरसेगा है ना गुरु की नज़र का। वो हर हाउस में ये हो गया जो बैठने की वजह दृष्टि। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ग्रह जो वो नियम तो लगेंगे लगेंगे, वो जो अपने फल दे रहे हैं वो नियम तो लगेंगे लगेंगे। अब मान लो मेरा 12वां घर खाली है
हाँ बिल्कुल। लेकिन 12वें घर में मीन राशि है है जी। और गुरु उस की नवम दृष्टि, गुरु मेरा उच्च का है। नवम दृष्टि है अपने घर पे। हाँ, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गुरु मासिस का जनता का घर है। अब मुझे नहीं पता मेरी गति कैसी होगी, आई डोंट नो। अच्छा, वो तो समय की बात है। हाँ, समय की बात है, लेकिन लगता है ऐसा है कि मोक्ष की स्थिति भी आ सकती है। साइंटिफिकली जब आप रीड करें अपनी, साइंटिफिकली रीड करें तो। हाँ जिस हिसाब से आप रीड कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। ये अब समेशंस हैं, ये तो लाइफ के कैसे होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कुछ बातें सही भी हैं। भाई आज मान लो मैं अगर जनता में बैठ के कोई बात कह रहा हूँ तो उस बात को वजन तो दिया जाता है ना। बिल्कुल जी। उसको चार आदमी मानते तो है ना, भी वो बंदा ये गल कह गया सी, इन्नी गल तो मन्नी जाती है ना। रेपुटेशन तो है। तो मासिस के अंदर उस बात का वजन है, चाहे मैं उसकी कुंडली देख के कहूँ, चाहे मैं कुंडली बिना देखे कह दूँ, चाहे किसी के दर्द हो रही है मैं उपाय वैसे बता दूं, डॉक्टर तो बातें बताता है, वो व्यक्ति मानने को तैयार हो जाता है। चाहे झूठ ही निकल जाए पर वो मान रहा है, क्योंकि झूठ निकलता नहीं है। नहीं, क्योंकि 9 जो राहु पड़ा है ना भाग्य स्थान में, वो गुरु के घर में पड़ा है। हाँ जी। तो वो क्या है कि जबान से झूठ निकल नहीं देता। सरस्वती वहाँ बैठी साक्षात भाग्य में, ठीक है जी। जो बोल दिया वो भाग्य को खोलेगा ही, खराब नहीं करेगा वो। ठीक है। ये बात है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण में राहु बैठ जाए और गुरु के घर में बैठ जाए तो वो बुलवाता बहुत बढ़िया है। और धर्म स्थान पे थोड़ा सा जाने से हम डरते भी हैं, लेकिन जाते भी हैं धर्म स्थान पे, दोनों बातें हैं। क्योंकि हम धर्म स्थान पे इसलिए जाते हैं कि अष्टम ग्रह, वो अष्टम घर में बैठा हुआ ग्रह जाग नहीं जाए, तो ये भी बात है। अष्टम में आपका कौन सा बैठा? शुक्र बैठा हुआ है। हाँ, मंदिर में नहीं जाता। हाँ, तो इसलिए जाएंगे तो शुक्र जागता है। तो हमारा शुरू से लाइफ का ये पर्पज़ रहा था कि ज़्यादा दूर रहा जाए शुक्र से तो अच्छा है, क्योंकि उस पर गुरु की दृष्टि भी है, पंचम दृष्टि है। तो फिर वो तो ठीक है, शनि शुक्र को शांत कर रहा है फिर तो। गुरु शांत कर रहा है। हाँ वही कह रहा हूँ, शुक्र गुरु को शांत कर रहा है। लेकिन मंदिर में अगर जाऊंगा तो शुक्र जाग जाएगा ना। ठीक है। शुक्र जाग जाएगा तो वो अननेसेसरी किसी के डिस्प्यूट मेरे पास आ जाएंगे, किसी औरत का और कोई लफड़ा मेरे पास आ जाएगा, तो फिर मैं उन्हीं को सलटाने में लगा रहूँगा। और वैसे धन में वृद्धि होगी वैसे आपके सेकंड? धन तो शुक्र की दृष्टि अच्छी है, सेकंड घर पे बढ़िया चाहो तो है ही। जाग जाएगा तो और मतलब देखेगा अपने घर को, तो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन फिर भी चलो भी अपने को जो नुकसान वाली चीज़ है वो नहीं लेनी, वो नहीं लेनी, फायदा हो तो ले लो बस, और क्या, सीधी सी बात है। दिस इज ऑल अबाउट 12th हाउस। अब कल नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, नई चीज़ें।